आपने निकाला है वो कैसे ज़ीरो आया है, ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से। मतलब जैसे अभी मैंने सिखाया वैसे ही कैलकुलेट करके निकाला है? तो ऑल द फोर्सेस विल बी कैंसल्ड, सही बात है। अब देखो भाई ध्यान से यहाँ पे समझो चीज़ों को। सही बात है भाई, ज़ीरो होगा आंसर। तो जिन्होंने ज़ीरो निकाल लिया उनका तो सही है, और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो थोड़ा और कर लें। अच्छी बात है, स्ट्रगल करना बहुत बढ़िया बात है, करते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। सही बात है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा हो जाएगा। सो भाई ज़ीरो आएगा आंसर। तो कई बच्चों ने निकाल लिया है और कई बच्चे जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, करते रहें, ठीक है, लगे रहें, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जो भी अपना मेथड सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से चीज़ों को समझो। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, अब भाई तुम्हारे सामने जो -3 कूलम का चार्ज रखा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 charges are kept at the vertices of a square of side this. Calculate the total force on -3 coulomb by all the charges at corner. अब देखो -3 पर भाई टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, ठीक है क्या? तो देखो -3 पर 2 वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो -3 पर 2 वाला जो फोर्स लगाएगा वो तो कुछ ऐसे लगा देगा। आ गया समझ में? -3 वाला दो वाला चार्ज -3 पर ऐसे फोर्स लगाएगा जो मैंने दिखाया, ठीक है। और जो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये वाला 2 कूलम जो चार्ज है वो उस पर -3 पर कैसे फोर्स लगाएगा, वो ऐसे लगा देगा, ठीक है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी तो बराबर होगा भाई। मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा ना, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों चार्ज भी बराबर है। यहाँ पर दोनों चार्ज को देखो, 2 और -3, यहाँ पर 2 और -3, यहाँ की डिस्टेंस देखो इनके बीच की, तो यहाँ की डिस्टेंस देखो इनके बीच की, तो Q1 Q2 और R तो बराबर ही है। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा। मतलब ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज़ समझ गए? तो हटा दे रहा हूँ अभी, इसे हटा क्यों दिया यार, देखो ध्यान से, गड़बड़ हो गया। तो ये वाला फोर्स अगर F है तो ये भी F होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इफेक्टिवली ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, मतलब दोनों 2 कूलम चार्ज ने -3 कूलम पर तो कोई इफेक्टिव फोर्स नहीं एक्सर्ट किया, ठीक है। इक्विवेलेंटली अगर बोलें तो 0 फोर्स एक्सर्ट किया है टोटल। ऐसे ही सिमिलर टू दैट 5 कूलम वाला चार्ज -3 पर अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा। ऐसे ही ये वाला चार्ज जो ये वाला चार्ज है वो भी -3 कूलम पर ऐसे ही फोर्स लगाएगा। एंड डिस्टेंस इज सेम, चार्ज इज सेम, सो दिस फोर्सेस विल आल्सो कैंसिल आउट, सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है भाई। टोटल फोर्स तो 0 आएगा -3 कूलम के ऊपर। ये आ गया समझ में? ठीक है, समझ में आ गया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एफबीडी में सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफबीडी बनाए, ये बढ़िया काम किया जिन्होंने, ठीक है। तो बिना एफबीडी बनाए कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब कोई बच्चा बोले कि क्वेश्चन पढ़ लिया, सब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना, तो एटलीस्ट सबसे पहले आप एफबीडी तो बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ। सबको समझ में आया क्या ये? अगर सबको समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ कि डाउट क्या है, ठीक है।
देन वी विल शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम कि क्या डाउट्स आती हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, कोई क्वेश्चन अलग नहीं होता, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है तुम प्रैक्टिस किस तरीके से करते हो, प्रैक्टिस करने का तरीका सही है कि गलत है। पहले इनिशियल वाले क्वेश्चंस को तो तुम स्पीड से करना चाहते हो, जल्दी जल्दी हो जाए, भले कॉन्सेप्ट समझ में आए चाहे ना आए, फिर आगे चल के तुमसे सवाल होते नहीं तो तुम चैप्टर छोड़ के चले जाते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी स्पीड कम करके समझ समझ के करना होगा, लेकिन स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो गेम इज़ ओवर भैया, तुम्हारे हाथ में है, डोर तुम्हारे हाथ में हो जाएगी चैप्टर की, सब्जेक्ट की भी। चलो, तो कोई डाउट हो तो इसमें बताना, नहीं आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ नई चीज़ें। सो वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको। सबको समझ में आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना? आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगी। चलो अब ध्यान दो एक क्वेश्चन फिर से। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। चलो, बहुत बढ़िया, तुमको समझ में आ गया। वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, नेट स्लो होगा, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, फिर तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वेट करो थोड़ी देर, एक, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। टू पार्टिकल्स each of mass 5 gram and charge 10 की पावर -7 कूलम placed on rough horizontal surface at a separation of 10 centimeter, at a separation of 10 centimeter. Find the minimum friction coefficient between the particle particles and surface so that these particles will remain at rest. G की वैल्यू 10 ले लेनी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुम प्रॉपरली समझो क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है।
ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का यूज़ आएगा इस पार्ट में। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर सबसे पहले उस सिचुएशन को प्लॉट करो। सिचुएशन को प्लॉट करनी है, जो भी क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी पर फिगर बनाओ और उसके बाद समझो कि क्या फ्री बॉडी डायग्राम है, सिचुएशन क्या है। पहले सिचुएशन को तो समझो, सिचुएशन समझो। सिचुएशन क्या है भाई? दो पार्टिकल है वो रखे हुए हैं, है ना, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। देखो मैं सिचुएशन तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो दो पार्टिकल है भाई, एक टेबल होगी, है ना, उस पर एक पार्टिकल तो ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा। ठीक है, सेपरेशन कितना है उनके बीच में? उनके बीच में सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर का। तो भाई ये देखो 10 सेंटीमीटर की सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज हैं तो रिपल्शन करेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ ये एफ फोर्स इस पर लगाएगा और इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। ये सारी चीज़ें हम कूलम लॉ में सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे ये कौन बताएगा? ये फ्रिक्शन बताएगा। ये देखो, ये सरफेस, टेबल की सरफेस और चार्ज पार्टिकल के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि ये वाला पार्टिकल टेबल के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये वाला पार्टिकल उसके ऊपर स्लाइड करे। तो ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगा देगा। ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगा देगा। मेरी बात समझे? अब ध्यान दो, इस F की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इस F की वैल्यू क्या होगी बताओ? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है? 10 की पावर -7। Q2 क्या है? 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 लिख दूँ का होल स्क्वायर। तो इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 कितना हो गया? 10 की पावर -14 अपॉन ये 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 का स्क्वायर, 10 की पावर -2, और इसको फाइनली हम कितना लिख सकते हैं? ये देखो, ये -2 यहाँ पर है और यहाँ पर -14 है। ठीक है, तो ये जब -2 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -12 हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, इतना समझ गए? अब इसको कितना लिखेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9 - 12 को कितना लिख देंगे? -3। ओके, तो इतना न्यूटन फोर्स आ गया। इतना न्यूटन फोर्स आ गया कि नहीं आया? है ना, ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा। कब ये नहीं चलेगा, मतलब कब ये रेस्ट पर रहेगा? मुझे ये बताओ, रेस्ट पर कब रहेगा? जब F की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? F के बराबर हो जाए। मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो उस केस में ये वाला पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि टोटल फोर्स तो जीरो ही है। ठीक है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा म्यू इंटू एम जी, है ना। तो म्यू क्या पूछा गया है? मिनिमम फ्रिक्शन। देखो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा है। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम की बात करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एम जी रखी जाती है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी नहीं होती है, मैं ये ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। फ्रिक्शन
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। लेकिन जब भी मान लो क्वेश्चन में कोई भी चीज़ मिनिमम या मैक्सिमम पूछा है, उस केस में आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी रख दिया करो बिना कुछ सोचे। तो रख देते हैं म्यू एम जी, म्यू इंटू एम। एम की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, 5 इंटू 10 की पावर -3 एसआई यूनिट में बदल लिया, इंटू जी विच इज 10। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू एफ। नाउ व्हाट इज एफ? एफ इज 9 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से भाई म्यू की वैल्यू अपनी आ जाएगी कितनी, म्यू की वैल्यू निकाल लें, 9 टू 10 की पावर -3 अपॉन 5 टू 10 की पावर -3 इंटू 10। तो यहाँ से ये कट गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 9 अपॉन 50। ठीक है भाई, तो ये म्यू की वैल्यू है 9 अपॉन 50, ये आंसर हो गया। अब 9 अपॉन 50 कितना आता है, क्या क्या निकाला है लोगों ने, दिख भी नहीं रहा है। ऑब्वियसली नेट स्लो है। ठीक है, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल बी 1.8 इंटू 10 की पावर -4। ये कैसे आएगा, अच्छा अच्छा, बिल्कुल है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना। तो आंसर 9/50 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 9/50 है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आएगा 18/100। तो 18/100 कितना होगा 0.18। ठीक है, तो 0.18 या 80 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या निकाला है लोगों ने, 1.8 इंटू 10 की पावर -4। नहीं, 1.8 इंटू 10 की पावर -4 नहीं आएगा, कितना आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर, ठीक है, मतलब 80 इंटू 10 की पावर -2 हो गया ना। तो 1.8 इंटू 10 की पावर -1 लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन अगर अभी भी किसी को डाउट हो, यस इट विल बी 0.18। एम की वैल्यू 5 पुट कर दिए थे, तो गलत किया था ना तुमने। 5 पुट करने की क्या ज़रूरत थी, 5 ग्राम दिख रहा है वहाँ पर। यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं, यही छोटी छोटी गलतियाँ करने से ही तो गलती बढ़ती है। ठीक है भाई, ये गलती है, 5 कर दिए चाहे 10 कर दिए, गलती तो गलती होती है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बताए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर शुड बी 0.18 या 1.8 में बात करोगे तो इट विल बी 1.8 इंटू 10 की पावर -1। यस, तो आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिसके नहीं समझ में आया वो बताए क्या डाउट है इसके अंदर। किसी को डाउट हो तो बोलना, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। और अगर डाउट नहीं है तो ऐसे बोल देना कि डाउट नहीं है। ठीक है, सो दैट कि आगे तो बढ़ सकें। तो जिसको नहीं दिख रहा है, देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके यहाँ की स्लो है थोड़ी, तो उसमें भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगा, यहाँ से लाइव सेशन ख़त्म होते ही दिस वीडियो विल बी पब्लिक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर।
सो लेट्स राइट अनदर क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो देखो एक और सवाल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है. सो एक और क्वेश्चन लिखते हैं. द क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स A and B having charge. देखो जिसको दिख नहीं रहा है वो सुन के लिख लेना. टू पार्टिकल्स A and B having charges Q and 2Q of same sign are placed on a smooth surface with a separation D a particle C is to be clamped. A particle C is to be clamped on surface in such a way that particles A and B remain at rest under electrical forces only. Under electrical forces only. Find the charge on C. Find the charge on C and the location where it should be clamped. Where it should be clamped. So this is the question. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नोट करना है, आपको समझना है, उसके बाद प्रोसीड करना है कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को. इस ठीक है. देखो ये F इज इक्वल्स टू एफ के बाद क्या फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दी म्यू एम जी, और उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर दिया. बस ये बात बोली है कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे म्यू एम जी और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर देंगे, और उसके बाद म्यू की वैल्यू आ गई. बस यही किया है हमने. ठीक है.
क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया हो तो पहले उसको प्लॉट करना कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन को पहले समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करना। ठीक है, ऐसे नहीं बिना समझे लग गए, स्टार्ट कर दिया, कुछ क्वेश्चन समझ में आया नहीं, स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं है पेन को। चलो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। पहले तो तुम क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई दो पार्टिकल हैं, ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक पार्टिकल है ए, चार्ज पार्टिकल है, और उसका चार्ज है क्यू, और एक चार्ज पार्टिकल है बी, उस पर चार्ज है 2q। क्वेश्चन को समझो, सेम साइन के हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो स्मूथ सरफेस पे होने की वजह से भाई फ्रिक्शन तो लगने वाला नहीं, ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भाई डी है, ऐसा बोला गया, ठीक है। पार्टिकल सी इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन सरफेस इन सच अ वे दैट पार्टिकल ए एंड बी रिमेन एट रेस्ट। तो भाई पार्टिकल सी को इसी सरफेस पर कहीं क्लैम्प कर देना, कहीं फिक्स कर देना है, जिससे ए और बी जो हो वो रेस्ट पर रहें। मतलब ए और बी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगना चाहिए, 0। तो देखो 2q तो अभी लगा ही रहा है ना ए के ऊपर फोर्स, 2q तो अभी ए के ऊपर फोर्स लगा ही रहा है ना, ये फोर्स रहा, लेट इट बी एफ, और यहाँ पे q भी 2q के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा ना, एफ। ये ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब ध्यान दो, इसके ऊपर टोटल फोर्स कब जीरो हो पाएगा, तुम ये सोच के बताओ, ए के ऊपर टोटल फोर्स कब जीरो हो पाएगा। मान लो हमने यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दिया, लेट दिस पार्टिकल इज सी, हमने कोई पार्टिकल रख दिया और अब ए के ऊपर भाई टोटल फोर्स जीरो करना है, तो यहाँ पे सी का भी कुछ चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, लेट इट बी क्यू डैश। भाई क्यू डैश नाम का एक सी पार्टिकल हमने ले जाके बीच में कहीं रख दिया। अब देखो, अब बताओ क्यू डैश का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ए पर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स इसी डायरेक्शन में हो सकता है ना, तो इसका मतलब जो सी वाला पार्टिकल है वो ए पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ये वाली, है ना। तो इसका मतलब हुआ क्या कि भाई क्यू डैश का साइन तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि बी वाला पार्टिकल तो ए को रिपल कर रहा है, और अगर सी वाला पार्टिकल ए को अट्रैक्ट करने लग जाए तो इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि ए पर टोटल फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। अब भाई देखो बी पर भी ए की वजह से तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, अब मान लो सी उसको अट्रैक्ट करने लगे तो भाई बी पर भी टोटल फोर्स जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये तो समझ में आ गया कि जो पार्टिकल हमें क्लैम्प करना है, कोई फिक्स करना है पार्टिकल, उसका चार्ज भाई नेगेटिव होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या, पार्टिकल सी इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन सरफेस इन सच अ वे दैट पार्टिकल ए एंड बी रिमेन एट रेस्ट अंडर इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ओनली। फाइंड द चार्ज ऑन सी, सी पर भाई चार्ज बताना है, मतलब क्यू डैश की वैल्यू बतानी है, एंड द लोकेशन वेयर इट शुड बी क्लैम्प्ड। तो भाई मान लेते हैं कि ए वाले पार्टिकल से ये एक्स डिस्टेंस पर रख दिया हमने, ठीक है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब मान लो सी वाला पार्टिकल ए पर भाई कुछ एफ डैश फोर्स लगा रहा है, तो सी वाला पार्टिकल बी पर कुछ और फोर्स लगाएगा, मतलब एफ डबल डैश लगाएगा। क्यों एफ डबल डैश लगाएगा, क्योंकि सी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो डी माइनस एक्स होगी। सी और ए के बीच की डिस्टेंस एक्स है, तो सी और बी के बीच की डिस्टेंस तो डी माइनस एक्स होगी ना, तो डिस्टेंस तो बदल गई और चार्जेस भी बदल गए, तो यहाँ पे एफ डबल डैश।
तो ए के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो एक तो एफ है, एक एफ डैश है। तो भाई एफ एफ डैश के बराबर होना चाहिए ना, समझे। और एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ तो कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है ना, तो कितना होगा वो, के क्यू 2Q अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, डी का स्क्वायर बराबर एफ डैश। ठीक है, एफ डैश कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, तो के, ठीक है, ए का चार्ज कितना हो गया क्यू, सी का चार्ज कितना है क्यू डैश, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो कट कर दो इन सबको। ठीक है, तो यहां से कहीं एक इक्वेशन मिल गई, चलो मिल गई। अब हमें बी को भी बैलेंस करना है, बी के भी फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो बी के ऊपर एक तो एफ फोर्स ए ही लगा रहा है, वो तो कितना होगा, ठीक है, वो तो कितना होगा, वो तो लिख ले रहे हैं वापस से, के क्यू 2Q अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फोर्स कौन है, ये वाला कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है बी के ऊपर जो लग रहा है, ए लगा रहा है, बराबर, ठीक है, एफ डबल डैश के बराबर होगा। मतलब ये एफ है और यहाँ पे अब हम एफ डबल डैश यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, वो कितना होगा, के एफ डबल डैश, मतलब बी, बी पर सी लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Q इंटू क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन बन गई है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, के क्यू कट गया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन, सॉरी, 2Q अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू टू, अच्छा ये टू भी तो कट जाएगा, तो टू तो हट गया, Q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये मेरी बात समझे, चलो ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन यहाँ से निकालनी, एक तो ये पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन 2Q अपॉन डी स्क्वायर, पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, अब दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब ये वाली जो पहली इक्वेशन, इसको पहली बोल दो, इसको हटा दो, पहली और दूसरी को डिवाइड करो। ठीक है, या तो, हाँ डिवाइड ही कर दो, या तो q अपॉन डी स्क्वायर की जो दूसरी इक्वेशन में q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो q अपॉन डी स्क्वायर की दूसरी इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर रख दें पहली इक्वेशन में, समझ गए, q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, तो देखो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन, 2 इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्या है, क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई मॉडिफाई होके। ठीक है, अभी देखो क्यू डैश कट जाएगा, और यहाँ से क्या इक्वेशन आई, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इजीली। अब देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तरीके का बच्चा तो ये है कि इस स्क्वायर को ओपन कर देगा और अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा लेगा। ठीक है, हम लोग वो पहले वाले तरीके के बच्चे नहीं है जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, सो विल गेट रूट टू एक्स इज इक्वल्स टू बाई डी माइनस एक्स। देखो x का वैल्यू आ गया, सो विल गेट रूट टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू डी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, so we are going to get the value of x which is d upon 1 plus root 2, so this will be the value of x, है ना। तो कहाँ पर क्लैम्प करना है, a पार्टिकल से कितनी दूरी पर क्लैम्प करना है भाई, d अपॉन 1 प्लस रूट 2 डिस्टेंस पर क्लैम्प करना है a पार्टिकल से। so now we had find the value of x, so if we will put the value of x in any of the given equation which is 1 or 2, then we can easily find the value of q dash, कर लेंगे कि नहीं। So put the value of x in equation 1. So we had got the value of x now. So put the value of x in the equation 1. So you can easily evaluate the value of q dash. बात समझे। अब देखो ये इसमें क्या क्या समझ में आया वो मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड ना।
ये सब विजिबल है क्या, मतलब तुम्हें दिख रहा है जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है? अगर पहले तो दिख रहा है तो पहले बताओ हाँ दिख रहा है, उसके बाद बताना डाउट क्या है. फर्स्ट टेल मी कि दिस सॉल्यूशन इज विजिबल टू और नॉट. फर्स्ट टेल मी, इज दिस विजिबल टू यू? The question is very simple. It is a calculative problem. Means you have to frame two equation, then you have to solve the two equation, and after that find the value of one variable, that is x, from one equation, then put the value of x in other equation. Okay. So first tell me, is it visible to you or not? So पहले यहां तक लिखो जितना मैंने अभी जूम किया है. देखो अगेन मैं चीज़ बता रहा हूँ. बेसिकली हमने एक पार्टिकल ए लिया है, ए पार्टिकल पर एक तो बी फोर्स लगा रहा है एफ, और एक ना सी लगा रहा है एफ डैश. तो एफ और एफ डैश को बराबर करना है, सिर्फ यहाँ से तुम खुद भी बराबर कर सकते हो. ठीक है, एफ और एफ डैश को बराबर कर दो तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी. और बी पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रहा है एफ, ए पार्टिकल, और एक सी लगा रहा है एफ डबल डैश. एफ डबल डैश को बराबर कर दो. जब दोनों को बराबर करोगे ना, यू विल गेट टू इक्वेशन. So you can easily find x from these two equations.
तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया और तुमने लिख लिया, ऐसा हो चुका है कंप्लीट। दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए, मतलब समझ में आना और लिखना। और ये एक्स को पुट करके क्यू डैश जरूर निकाल लेना, ठीक है। मुझे भी निकालने रहा करे तो बता दिया करो, मैं ही निकाल दूंगा अगर तुमसे ना निकला करे। मुझे बताओ, दो चीज़ें समझ में आ गई और तुमने लिख लिया, ये दोनों काम हो चुके हैं। चलो, तो एक और क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन जो बोला जा रहा है अभी। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं वापस से मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल पिथ balls are charged by rubbing two identical pith balls are charged by rubbing against each other ठीक है, ड्यू टू विच a charge 2 into 10 की पावर -8 कूलम, चार्ज 2 into 10 की पावर -8 कूलम इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, these are suspended from a horizontal ceiling through two strings of length 20 centimeter each. Separation between suspension point is 5 centimeter and separation between the balls is 3 centimeter. Find the mass of each ball. Find the mass of each ball. सो ये रहा क्वेश्चन,
ठीक है, इसका एक डायग्राम है, देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस तरीके से दो पिथ बॉल्स हैं, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ये दो पिथ बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये दो पिथ बॉल्स को एक्चुअली रब करके चार्ज कर दिया गया। तो रब करके चार्ज करने पे एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज़ आपको पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ाई गई। जब भी दो बॉडीज़ को रब किया जाता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पिथ बॉल्स आपस में क्या करने लगेंगी, अट्रैक्ट करने लगेंगी। समझ रहे हो क्या, ये दोनों पिथ बॉल्स आपस में क्या करने लगेंगी भाई, अट्रैक्ट करने लगेंगी। ये इधर भागने की कोशिश करेगा और ये वाला बॉल इधर भागने की कोशिश करेगा। आ रहा है समझ में। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ये बॉल कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ये वाला बॉल कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई रब करने की वजह से जो चार्ज आया वो है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। रब करने की वजह से जो चार्ज आया है वो है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो इसके ऊपर भी 2 × 10⁻⁸ कूलम है और इसके ऊपर भी 2 × 10⁻⁸ कूलम है, ठीक है। तो दोनों पिथ बॉल्स के ऊपर चार्ज सेम है लेकिन साइन उनका अलग है। अब मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करते करते दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बिटवीन द बॉल्स इट इज 3 सेंटीमीटर। तो भाई ये डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है भाई। बात समझ में, बॉल्स के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। अब आपको मास बताना है दोनों बॉल का, तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो कोशिश करो इस क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम वाइग्राम बनाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो यार, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा क्वेश्चन समझो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना तुम समझ जाओगे फिजिक्स। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सोचो, दिमाग पर जोर दो, तब जाके बात बनेगी। ऐसे ही आसान आसान सी चीज़ करा करा के क्या होना है तुम्हारा। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, खुद से भी समझना एक बार, क्वेश्चन समझो उसके बाद वापस से करना क्या है तुमको, जो मैंने बताया वही पिथ बॉल ऐसे करके अट्रैक्ट करने लगेंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो अट्रैक्ट करने लगेंगी। तो उसके बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो बस स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना, चलो करो क्वेश्चन सॉल्व।
तो भाई कुछ डायग्राम वाइग्राम बनाया, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसी भी एक बॉल का, इस वाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो तुम बस। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे अगर इस वाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे। हाँ भाई, स्ट्रिंग भी आइडेंटिकल है, बिल्कुल सब कुछ सेम है एकदम। मतलब एक ही बॉल को तुम्हें डिस्कशन करना है, बॉल एक ही को डिस्कस कर दो, सारे काम हो जाएंगे। एक बॉल को डिस्कस करो, क्योंकि दोनों बॉल तो आइडेंटिकल है ना, तो हमें एक बॉल का मास निकालने तो भी काम बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिंग। और वैसे भी स्ट्रिंग से लेना देना क्या है, ठीक है, हमें एक बॉल पर काम करना है, सारी चीज़ें आइडेंटिकल है। अगर पूछना चाहते हो कि स्ट्रिंग आइडेंटिकल है कि नहीं, तो सारी चीज़ें आइडेंटिकल है। चलो देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। अब देखो ये वाली जो बॉल है ना, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ठीक है, तो ये वाली बॉल का एफबीडी बना रहे हैं हम, समझ रहे हो तुम, ये वाली बॉल का एफबीडी बनाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा जूम कर दूं, उसके बाद काम करते हैं। अब देखो फिगर, अब ये वाली बॉल का एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगेगा ना, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब देखो एक टेंशन फोर्स लग गया है ना, और नीचे क्या लगेगा, नीचे एक एमजी लगेगा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा और नीचे एक एमजी लगेगा, नीचे एक एमजी लगेगा, ठीक है। चलो तो ध्यान दो, एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, दूसरी वाली जो बॉल है, वो पहली वाली बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ना, मतलब ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल, तो ये वाली बॉल पहली वाली बॉल को क्या करेगी, इस वाली बॉल को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो अट्रैक्ट करा दो, तो एक फोर्स ऐसे भी लग जाएगा, मतलब एक फोर्स इधर भी लग जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड, ये सही से हो नहीं रहा है, रुको। ऐसे समझो तुम, देखो यहाँ पे एक टेंशन लग गया, ठीक है, नीचे एक एमजी लग गया नीचे, ठीक है, और इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड क्या लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तीन फोर्स तो हो गए ना बॉल के ऊपर, ये बॉल ये रही, ठीक है, इसको अलग से देखते हैं। अब इसके ऊपर एक तो भाई ये लग गया टेंशन, ठीक है, भाई एक लग गया नीचे की तरफ एमजी, ठीक है, और यहाँ पे लग गया टेंशन, और यहाँ पर भी एक फोर्स लग गया ना, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम बोल दे रहे हैं एफ,
तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं ना, ये वाले 3 फोर्स लग रहे हैं इस बॉल के ऊपर। अब देखो ये टेंशन के हम कंपोनेंट निकाल देंगे। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली ये एक लाइन जोड़ दी हमने ऐसे करके, और ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा बोल दे रहे हैं। अब ध्यान दो, अगर ये वाला एंगल हमने थीटा बोल दिया, ये वाला एंगल हमने बोल दिया थीटा, ठीक है। अब देखो तो टेंशन का एक ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। एक और आ जाएगा कितना, टी साइन थीटा, ठीक है। तो भी देखो यहां पे टोटल डायग्राम बन गया। अब ये बॉल किस में है, इक्विलिब्रियम में है ना, ये बॉल किस में, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे ये जो टी कॉस थीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। तो ये तो एक इक्वेशन बना देंगे हम, टी कॉस थीटा को किसके बराबर कर देंगे, एम जी के बराबर कर देंगे, ठीक है भाई। तो टी कॉस थीटा को हमें एम जी के बराबर करना है, तो चलो लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टी कॉस थीटा, ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो थोड़ा कोऑपरेट करना। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। एक तो ये इक्वेशन हो गई, बातों को ध्यान से सुनना, ये टी कॉस थीटा एक तो एम जी हो गया, और एक और इक्वेशन बनाई हमने टी साइन थीटा, ठीक है। टी साइन थीटा भाई किसके बराबर हो जाएगा, भाई एफ के बराबर हो जाएगा। ये तो बात पक्की समझ में आई होगी तुमको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो इक्वेशन हमने जनरेट कर ली यहाँ से। अब देखो ध्यान से, मेरे को तो टेंशन चाहिए ही नहीं, मतलब टेंशन नहीं चाहिए, ये टी वाला टेंशन नहीं चाहिए, ओके। तो टेंशन नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया ना, इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है क्या। तो डिवाइड अगर मैं इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट, टी टी तो कट जाएगा ना, और साइन थीटा, पहले साइन थीटा आएगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को पहले लिख रहे हैं और इसके नीचे वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो भाई बन गया लो टेन थीटा, तो टेन थीटा बन गया, और टेन थीटा किसके बराबर आएगा, पहले ये वाला लिख रहे हैं तो एफ अपॉन एम जी के बराबर आएगा, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करना है यार, माउस से लिख रहा हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी आता, ये आ गया ना। अब ध्यान दो, मेरे को क्या चाहिए, मास चाहिए ना, तो पहले तो टेन थीटा निकाल लूँ। तो थीटा कौन सा माना है मैंने, थीटा ये वाला माना है ना, एक सेकेंड, ना ये वाला थीटा माना है ना, ये देखो ये दिख रहा है तुमको, ये थीटा माना है भाई मैंने, ये है मेरा थीटा, ठीक है। अब देखो ये थीटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, तो ये भी एंगल थीटा ही आ गया ना। तो अब देखो टेन थीटा मेरे को चाहिए, तो ये वाला एक ट्रायंगल बना लूँ, ये करके थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला, ये और ये, तो भाई ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में तुम ही बताओ टेन थीटा कितना लिखोगे, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ, तो भाई ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये टोटल ये कितनी है, ये टोटल कितनी है, ये 5 है, ठीक है, और ये कितनी है, ये 3 है, क्वेश्चन पढ़े हो, तो ये 1 होगी और ये भी 1 होगी, ठीक है, आइडेंटिकली ये भी 1 होगी, ठीक है, ये वाली भी लेंथ 1 होगी और ये वाली भी 1 होगी। तो भाई परपेंडिकुलर तो मिल गया अपने को, परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 1 मिल गया ना परपेंडिकुलर। तो लो टेन थीटा मैं लिख रहा हूँ अब, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई बेस तो अपने को पता ही है ना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बेस तो पता ही अपने को 20 सेंटीमीटर। तो बस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/20 लिख दिया, समझे। तो बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया हमने यहाँ से। तो यहाँ से अब इस वाले को इधर ले जाओ एम जी को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप क्या बनेगा, एम जी
इज इक्वल्स टू 20 इंटू एफ, 20 इंटू एफ, It's 21 hours. ठीक है भाई 20 एफ बन गया ना। तो अभी मास चाहिए ना मेरे को, तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी आप ही बताओ मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20 एफ अपॉन जी। see we are gonna put the value of g to be 10, so I will get this value to be 2. okay, so the value of mass जो अब हमने यहाँ से निकाली, we are getting it to be 2f. so now we have to calculate the value of f. and what is f? F is electrostatic force between the two pith ball, which we can easily find out. so what we know the charge on the two balls, we know that ना, ये देखो we know the charge on the two balls which is 2 into 10 की power minus 8, and the charge on both the ball will be same, है ना, because दोनों को रब किया गया है ना, तो रब करने से एक बॉल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, एक बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। f इज इक्वल्स टू, भाई लगाएंगे फॉर्मूला क्या, k, ठीक है, Q1 तो Q मान ले रहे हैं, और Q2 भी तो Q हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना, साइन से लेना देना नहीं है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, R क्या है, चार्ज के बीच के डिस्टेंस क्या है, 3 सेंटीमीटर है ना, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस देखो, दोनों पिथ बॉल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो बस 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 की पावर माइनस 4 भी कर दें, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर किया है ना। तो भाई ये आ गया अपना, तो f का वैल्यू निकाल लेंगे, k का वैल्यू क्या रखोगे, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो चलो लो रख भी देता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस ही होगी माउस पे लिखने की। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 9, ठीक है। अब Q1 Q2 रख दो, तो अब Q कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 2 Q है ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16, है ना। चलो भाई, तो ये आ गया Q1 Q2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो ये 9 काट दो, ठीक है, क्या बचा, यहाँ पे माइनस 16 है, यहाँ पे प्लस 9 है, तो 7 तो यहाँ की वजह से बच गया, मतलब माइनस 7 तो यहाँ की वजह से बच गया, ठीक है, और प्लस 4 यहाँ पर आ गया, तो माइनस 7 और प्लस 4 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये समझे, ये आ गया, ये माइनस है, दिस इज माइनस, ओके। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एफ आ गया। अब बस हमारे जो मास की वैल्यू वो कितनी है, 2 इंटू एफ, बात समझे, तो ये कितना है, 2 इंटू एफ, तो बस कुछ नहीं करना अब तो, बात समझे, तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, kg, बात समझे, तो ये आ जाएगा, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा तुमको, तुम्हें समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो बताओ, ठीक है। कंफर्म मी कि समझ में आया कि नहीं आया तुमको ये क्वेश्चन। सो आंसर शुड बी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, which we have calculated. We have calculated the value of f, which is 4 into 10 की power minus 3. So what is the value of m? M is equals to 2f. So we'll get the answer, which is 8 into 10 की power minus 3 kilogram in SI unit. Okay. I hope ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आ गई हो तो प्लीज़ कंफर्म मी। बहुत बढ़िया यार, समझ में आ गया ना। तो बस इतना ही कर लेना आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसको प्रॉपरली पहले लिख लो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया।
बहुत अच्छे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को ना रिपीटेटिव मैनर में करना है तुमको, रिपीटेटिव मैनर में बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करो यार, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं बार बार घूम घूम के। दिमाग नया क्या लगना है, नया दिमाग लगना है, नए कॉन्सेप्ट बहुत नहीं लगते, नए दिमाग लगते हैं। अब तुमने पाप किए हुए हैं क्लास 11th में, क्लास 10th में, क्लास 9th में, इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है चीज़ें। डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें। किसी की कैलकुलेशन में दिक्कत है, कोई दम तोड़ देता है स्टार्टिंग में चैप्टर में, तो ऐसा नहीं करना है। स्ट्रगल तो है ही, स्टार्टिंग में तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नई चीज़ नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, और बहुत किताबें विताबें सॉल्व करने के पीछे भागना नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है। जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ दैट आर मोर देन सफिशिएंट। कल बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा करने के लिए विद सॉल्यूशन, तो फिर उसको देख लेंगे। सबको समझ में आ गया? किसी की डाउट हो तो बताना, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी की डाउट हो इसमें, ठीक है। अगर डाउट नहीं तो बहुत बढ़िया है, और किसी की डाउट तो पूछ लेना। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और जो चीज़ें पढ़े उसको रिवाइज कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है कल केमिस्ट्री में करने के लिए, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन कर लेना, बाकी जो फिजिक्स में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लेना। रिवीजन पर फोकस करो, क्लास 11 का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है। और क्लास 11 के रिवीजन के लिए 2 दिन वेट करो यार, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम तो इसी सब में निकल जाता है। तो 1-2 दिन वेट करो, रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं जैसे ही टाइम मिलेगा। बट अभी के लिए इन चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। काफ़ी कुछ कवर किया है हमने पिछले 1-2 दिन में, तो इन चीज़ों को रिवाइज करो प्रॉपरली। हाँ, एनसीईआरटी भी पढ़ना स्टार्ट करना, एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना, स्पेशली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ते रहना। लेकिन पहले वो क्वेश्चंस कर लो, नोट्स कर लो जो हमने आज किए हैं, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो ऐसे ही मन लगा के। क्लास 12 चालू हो चुकी है, तो टाइम ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज टाइम ख़राब करोगे कल को टेंशन आनी है तुमको, तो ऐसे दिन ही क्यों लाना कि कल टेंशन में जियो, है ना। एग्ज़ाम टेंशन में देने का क्या मतलब है यार, आज ही मेहनत कर लो, वक्त है आज, आज वक्त है, आज का टाइम यूटिलाइज करो, कल खुश रह के एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है। तो आज का टाइम जो ख़राब कर रहा होगा ना, ठीक है, टेम्परेरी मज़ा मिल रहा होगा उसको, टेम्परेरी, तो टेम्परेरी मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया, तो इस सेशन को करते हैं अब ख़त्म। पढ़ाई करो अच्छे से, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है।